नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान पर। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन और आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट पाम ऑयल मिशन। जी हाँ, सरकार ने 18 अगस्त 2021 को कैबिनेट ने इस नॉर्थ ईस्ट पाम ऑयल मिशन को स्वीकृति दी, हरी झंडी दी। कहा गया कि देश में जो एडिबल ऑयल्स हैं उसमें हम सबसे ज्यादा अगर इम्पोर्ट की बात करें तो हम पाम ऑयल का आयात करते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों से, और उसकी वजह से जो हमारा पाम ऑयल इम्पोर्ट बिल है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और हाल में तो ये 75,000 करोड़ से भी ज्यादा जो रकम है उसको पार कर गया है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम अपने ही देश में पाम ऑयल की खेती करें। बिल्कुल ठीक है, सोचने में देखने में लगता है कि पाम ऑयल अगर हम इतना आयात कर रहे हैं तो हम अपने देश में क्यों नहीं उगा सकते हैं। इससे जुड़ी क्या है जमीनी दिक्कतें, क्या है जमीन पर स्थिति, क्या सरकार ने उसको मापा तोला है, ठीक से उसका आकलन किया है, या फिर जिन जिन इलाकों में ये प्रपोज्ड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य, उनमें मेघालय प्रमुख है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, असम, ऐसी इन कई इलाकों में थोड़ी बहुत पाम ऑयल की खेती ऑलरेडी होती है, लेकिन अब बड़े स्तर पर खेती का एक खाका प्लान तैयार किया गया है। आइए समझते हैं, हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट से ही एक वॉइस है, उनसे समझते हैं। हमारे साथ हैं भोक्तोराम मंडरो, जो कि सीनियर एसोसिएट और रिसर्चर हैं नॉर्थ ईस्ट स्लो फूड एग्रो बायोडाइवर्सिटी सोसाइटी NESFAS। आपका बहुत बहुत स्वागत है भोक्तोराम जी इस चर्चा में। और हम चाहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आप एक बुलंद आवाज है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, हम इस मुद्दे को समझना चाहते हैं कि आखिर कितना तोल मोल कर जो हमारी सरकार है उसने एक ये बड़ा कदम उठाया है। तो जाहिर सी बात है, बोला जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नौकरियां मिलेंगी, किसानों की खेती बढ़ेगी, और इसके अलावा हमारे देश में जो एडिबल ऑयल का जो बढ़ता हुआ जो बिल है वो भी कम होगा। आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब यहाँ पे उन्होंने इस मिशन की घोषणा की, ऐसा हमें लगता तो नहीं है कि हमसे कोई बात की गई इस बारे में, क्योंकि अगर आप देखिए कि हमारे जो MP है आकाथा संगमा, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई। जेम्स संगमा जो हमारे मिनिस्टर है फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के, उन्होंने भी कहा कि ये ठीक नहीं है, कि ये पर्यावरण को इससे बहुत नुकसान हो सकता है। तो हमारे सिर्फ एकमात्र हमारे चीफ मिनिस्टर है जो कि कॉनराड संगमा, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उनके बहुत अच्छे लिंक है, वो कोलिशन पार्टनर है, तो उन्होंने हाँ कह दी। लेकिन किससे उन्होंने बात की यहाँ मेघालय में? क्योंकि हमारे जितने भी लोग यहाँ ऐसा बोल रहे कि नहीं करना चाहिए आपको, क्यों? क्योंकि इससे वातावरण को बहुत हानि पहुंचती है। और हमारे आदिवासी लोग का जो जीवन है वो वातावरण से बहुत जुड़ा हुआ है। हम वातावरण से सब्जी लेते हैं, बहुत सारा खाना लेते हैं, वातावरण से आपको जो पानी मिलता है, वाटरशेड मैनेजमेंट होता है, तो हमारी खेती को बहुत जरूरत होती है उस चीज की। तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं, किससे आपने पूछा, किससे आपने बात की? हमें तो लगता नहीं है कि हमसे किसी ने बात की, क्योंकि अगर बात की होती तो हम बताते। क्योंकि हमारे जो मेघालय की जो गवर्नमेंट इस समय की गवर्नमेंट है, उसके जो कोलिशन पार्टनर्स है UDP, उन्होंने भी बोला कि नहीं, हम आपको नहीं करना चाहिए। आपके कोलिशन पार्टनर्स कह रहे कि मत करो, आपकी बहन जो कि MP है तुरा से कह रहे हैं मत करो, आपके भाई जो है मिनिस्टर है एनवायरमेंट बोल रहे हैं मत करो, हम बोल रहे हैं मत करो, हम यहाँ के लोग हैं, हम आदिवासी बोल रहे हैं कि मत करो, हमारे जो स्टूडेंट्स यूनियन है वो बोल रहे हैं मत करो। तो आपने किससे बात की जिसके आधार पे आपने ये सोचा कि हमको यहाँ पे पावर प्लांटेशन करना चाहिए? तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि किसी से बात नहीं हुई। और अब अगर देखें कि इंडोनेशिया, मलेशिया ऐसी जगह, बहुत सारी जगह में पाम ऑयल प्लांटेशन की वजह से वातावरण बहुत खराब हुआ है। हमारी जो यहाँ की जो फूड सिस्टम है, ये फूड सिस्टम बहुत डिपेंड करता है, बहुत निर्भर करता है हमारे जंगल के ऊपर। क्योंकि वहां से हम, जैसे मैंने बताया आपको, हमने एक रिसर्च किया आसपास में 2 साल पहले, हमारे मेघालय और नागालैंड में हमने रिसर्च एक पता लगा लोग क्या खाते हैं, कहाँ से कलाते हैं। तो हमने ये पता लगाया कि हर एक गांव में एवरेज में, एक गांव में आपको 200 ऐसे पौधे मिलेंगे जो आप उगाते हैं या जंगल से लाते हैं। उस 200 में से हाफ जो फल है, मशरूम है, जो वेजिटेबल्स है, वो आपके जंगल से मिलता है। और आप जब खेती करते हैं, जो आपको ना धान की खेती होती है, धान की जब खेती करते हैं, उसके जो चारों तरफ के जो बुन होते हैं ना, वो एम्बैंकमेंट होते हैं, वहां पे बहुत सारी सब्जियां उगती हैं। और ये देखा गया है कि इंडोनेशिया में स्पेशली जब वो भी पेस्टिसाइड्स, केमिकल इस्तेमाल नहीं करते थे, बहुत सारी सब्जियां उगा करती थी। लेकिन उन्होंने जैसे शुरू किया, वो सारी सब्जियां खत्म हो गई। तो हमारा जो फूड सिक्योरिटी है, जहाँ नॉर्थ ईस्ट का, मेघालय का मैं बात कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है हमारे एनवायरमेंट के बैलेंस के साथ। अगर पाम ऑयल से तो इन्वायरमेंट खराब होगा, वातावरण तो हानि होना ही है, और वातावरण के साथ हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसमें बहुत बुरा असर पड़ सकता है।
प्रमुख बातें की कि वातावरण और फूड सिक्योरिटी। और अगर हम बात करें जो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनके ट्वीट्स जो हैं उनमें पता चलता है, उन्होंने लिखा पाम ऑयल मिशन के बारे में कि इससे नेचर में, एनवायरनमेंट में बैलेंस आएगा। दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी। और तीसरी बात उन्होंने बोली कि ओनली 9 लाख आउट ऑफ 28 लाख हेक्टेयर्स इन नॉर्थ ईस्ट हम पाम ऑयल कल्टीवेशन को बढ़ावा देंगे। तो इस पर आप लोग का क्या कहना है? देखिए, आप अगर हमारे 28 लाख हेक्टेयर पाम ऑयल प्लांटेशन भारत हिंदुस्तान में हो सकता है, उसमें से 9 लाख हेक्टेयर हमारे यहाँ पे होगा। अब भारत, अगर अब हिंदुस्तान का आप एरिया देख ले, हमारा एरिया देख ले, तो हमारा एरिया होगा 3 से 5% टोटल हिंदुस्तान का जो एरिया है। और हमारे यहाँ मतलब मेघालय का एरिया देख लीजिए 22,000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 22 लाख हेक्टेयर पकड़ लीजिए। 9 लाख हेक्टेयर कितना बड़ा है हमारे लिए, बहुत बड़ी जगह है हमारे। और फिर से आप देख लीजिए इन्वायरमेंट क्या सोच लीजिए आप, भारत में आपको चाहिए 33% आपको चाहिए फॉरेस्ट कवर, हमारे यहाँ 60% होना चाहिए पहाड़ में हम। तो आप कहाँ से वो जमीन लाएंगे? क्योंकि पहली बात तो ये कि लोग जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं ना अपने खेती के लिए, खान पान के लिए। और हम ऐसा नहीं है कि हमारी खाली प्लेन एरिया में खेती होती है, हमारे पहाड़ों में खेती होती है, और पहाड़ में जंगल होते हैं। और वो जंगल का वातावरण से बहुत, क्योंकि आपका जो नेशनल टारगेट जो है क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन जो है, आपका जो नीति आयोग की जो अभी रिपोर्ट आई है एसडीजी गोल्स के ऊपर, उसमें आपके हैं क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और मोनोकल्चर जो है, इंडस्ट्रियल फार्मिंग जो है, वो क्लाइमेट चेंज को कंट्रीब्यूट करता है, ये बात जाहिर हो चुकी है। 20% जो आपका जीएचजी है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, वो आपके इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर से आता है, मोनोकल्चर से आता है। तो आप ये कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमको बोल रहे हैं कि हमको नहीं, हमको आपका एसडीजी की तरफ भी हमको जाना है। लेकिन हम एसडीजी की तरफ जाएंगे, फिर आप ये मोनोकल्चर कर रहे हैं, पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी की खपत हो जाएगी यहाँ से, और पूरा जमीन सूख जाएगा यहाँ से। तो किस तरह से आप हम एसडीजी को तो पार नहीं कर पाएंगे इस तरह से। और हमारा जो पूरा जो कल्चर है, सोसाइटी है हमारा, उसे बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो बेसिकली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और जो अगथा सांगमा जी जो है मेघालय की जो एमपी हैं, उन्होंने भी बोला कि दिस विल रीक हैवक ऑन आवर सोशल फैब्रिक ना। ये समझाइए कि जो समाज है और जो ट्राइबल आइडेंटिटी की बात हो रही है, जो खेती हर जमीन है, वहां पर नॉर्थ ईस्ट में खासतौर से जो कम्युनिटी ओनरशिप होती है ऑफ लैंड, अगर बोला जा रहा है कि जो एरियाज जो इस्तेमाल के नहीं हैं या फिर जो किसानों के खेत हैं, हम वहां पर पाम ऑयल प्लांटेशन करेंगे, उससे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा इकोलॉजी को। डिफॉरेस्टेशन की जो आशंकाएं हैं वो गलत हैं, ये बोला जा रहा है। आप लोग इसको किस तरह से समझ रहे हैं? देखिए, अगर ऐसी कौन सी जगह है मेघालय में जो लोग इस्तेमाल नहीं करते, मतलब हम जंगल की भी रखवाली करते हैं, क्योंकि जंगल से हमको खेती करनी है, वहां से हमको सामान लाना है। तो आप बताइए कौन सी ऐसी जगह है मेघालय में जो हम इस्तेमाल नहीं करते, जो किसी भी कम्युनिटी के अंदर नहीं है। और हम हमारे यहाँ पे है कि कॉमन प्रॉपर्टी कम्युनिटी ओनरशिप है। मान लीजिए आप गांव में रहने, एक गांव, हम आदिवासी गांव के रहने वाले हैं, तो जमीन जो है वो गांव की होती है। अगर हमको खेती करनी है, वो गांव से जमीन लेनी पड़ती है। हालांकि हर जगह थोड़ी कम हो रही है अभी, लेकिन अभी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप ये पाम ऑयल प्लांटेशन करना चाहते हैं, इससे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स से, उससे तो नहीं होगा। आप क्या करेंगे, अगर हमको ये करना है तो हमको लीज करना है जमीन, कॉर्पोरेट सेक्टर को लीज करनी है, तो मतलब आप इनडायरेक्टली आप प्राइवेटाइजेशन ला रहे हैं हमारी कॉमन कम्युनिटी ओनरशिप पर। आहिस्ते आहिस्ते क्या होगा कि हमारे जो लैंडलेस जमीन जिनके पास नहीं है, उसकी तादाद बढ़ेगी। तो क्योंकि अभी भी अगर आप सेंसस का रिकॉर्ड देख ले, 2011 सेंसस का, सोशल इकोनॉमिक सर्वे सेंसस का देख लिए, 70% जो हमारे जो फैमिलीज है मेघालय में, उनके पास जमीन नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये नंबर सही नहीं है, मुझे लगता है कि नंबर 30% है, 70 नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए सेंसस में किस तरह से सवाल पूछा गया है, आपके पास जमीन है कि नहीं है। लेकिन मेरे पास जमीन नहीं है, लेकिन मैं जमीन ले सकता हूँ गाँव से, वहां में खेती कर सकता हूँ। तो ये अलग बात है कि आपको ये समझना होगा कि जब सवाल पूछते किस तरह सवाल पूछते हैं आप। तो आप मान लीजिए पाम ऑयल लाते हैं, आपको रिलीज करनी है, बहुत सारा एरिया लाना है। तो बहुत सारे जो लोग हैं जो वहां पे अभी अपना खेती कर रहे हैं, जो जंगल से सामान ले रहे हैं, उनकी तो चली गई। क्योंकि एक बार अगर आपने वहां पे पाम ऑयल प्लांटेशन लगा दी, उसके चार आसपास आप लगा देंगे फेंसिंग या मतलब गार्ड रख देंगे, जैसे इंडोनेशिया में हुआ था, कलिमंतन में हुआ था। क्या क्या वहां पे हम लोगों ने, जो दायक है, जो वहां के जो आदिवासी समाज है दायक, उनकी जमीन ले ली, और उन्हीं के जमीन पे जो दायक लोग हैं उनको बना दिया गार्ड। अब लड़ो बीच में आप लोग। तो क्या हमसे ये भी हम हमारे साथ भी यही करवाना चाहते हैं आप? और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ पे हम बहुत जो नॉन लोकल्स की जो इमिग्रेशन इशू है, वो बहुत बड़ी इमिग्रेशन इशू है, आपको पता होना चाहिए इस बारे में। अगर पाम ऑयल प्लांटेशन जो इतनी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, क्या हमारी जो लेबर है उसको
प्रोवाइड कर पाएगी वो लेबर? अगर नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? बाहर से लेबर लाएंगे तो हमारी सोसाइटी पे और भी असर पड़ेगा। तो जो बैलेंस जो है, ये बैलेंस हमारा बिगड़ सकता है, क्योंकि हमारे जो हमें लैंड टूनेज सिस्टम है उस पर असर पड़ेगा, हमारी डेमोग्राफी पे असर पड़ सकता है। अगर बहुत बड़े स्केल पे आप करते हैं, क्योंकि वैसे भी हमारे पहाड़ी इलाकों में लेबर की शॉर्टेज है, तो आप कहाँ से लाएंगे लेबर? कहीं से तो लाएंगे अब लेबर। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अगाथा संगमा बहुत ही पढ़ी लिखी है, एमपी रह चुकी, एमपी है हमारे तुरा के। मैं मानता हूँ कि उनकी जो बात है में दम है, उन्हें बहुत भारी भरकम बात कही उन्होंने। तो उनके जो भाई है जो कॉनराड संगमा, उनको समझना चाहिए कि उनकी बहन बोल रही है, एमपी है, तो सोच के बोल रही है कुछ। और आप देख लीजिए, अच्छा देखिए, इस हमारे 21वीं सदी में अगर आप यूट्यूब देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, न्यूज़पेपर देख लीजिए, हमको भी हम भी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम भी रिपोर्ट पढ़ते हैं, हम भी यूएन की रिपोर्ट पढ़ते हैं, हम भी यूट्यूब देखते हैं। कि हमको नहीं पता है कि पाम ऑयल की वजह से क्या हो रहा है बाकी दुनिया में? हम इतने बुद्ध तो नहीं है ना। और आपकी जो यूएन है, यूरोपियन यूनियन भी बैन किया था पाम ऑयल 2018 को, तो कुछ तो सोच के किया होगा। तो इस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा हमारे जगह, हमारे सोसाइटी पे। इसके अलावा आपका ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ ईस्ट स्लो फूड एग्रो बायोडाइवर्सिटी सोसाइटी, इसमें आप लोग फोकस रखते हैं कि जो फूड सॉवरेनिटी है उस पर किसी तरह का असर ना पड़े, जो पारंपरिक जो खाने पीने के जो क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, उनको और ज्यादा बोएं। और सरकार भी जैव विविधता की बात कर रही है। हाल ही में जब एमएसपी अनाउंस हुई तो उसमें एक छुपा संदेश यही था कि गेहूं और धान की खेती कम की जाए और बाकी फसलों को उगाया जाए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सरकार की जो मंशा है वो फसल विविधता लाने की है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की पॉलिसीज, क्या क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में? देखिए, अगर आप फसल विविधता की बात कर रहे हैं ना, मिक्स फार्मिंग की बात कर रहे हैं, डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमारे पास पहले से है, हम तो कर ही रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि उनको छोड़ो, ये मोनोकल्चर को ले आओ। आप बोल रहे हैं कि धान की खेती होती है, चावल की खेती है, मोनोकल्चर होती है, उससे वातावरण को बहुत नुकसान होता है, पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप पंजाब में देख लीजिए, पानी की बहुत ज्यादा विड्रॉवल बढ़ गई है। तो हम तो कर रहे हैं ना मिक्स फार्मिंग, तो हमको क्यों आप परेशान कर रहे हैं? तो हमको सपोर्ट कीजिए, हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दीजिए, कि हमारे जो यहाँ के जो जो प्रोडक्शन है, जो कि ऑर्गेनिक है, जो कि नेचुरल बेस है, उनको सपोर्ट कीजिए। सर्टिफिकेशन सिस्टम है, उनको लाइए यहाँ पे। हमारे जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट कीजिए। तो लेकिन आप जो पाम ऑयल ला रहे हैं, तो किस तरह से हमारा सपोर्ट हो रहा है? आप तो पीछे चले गए ना, कि आप बोल रहे कि नहीं, आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं। हम तो पहले से ही बहुत सारी चीजें फोकस कर रहे हैं। हमारे जो सिस्टम है, फार्मिंग सिस्टम, उसमें मैंने झुम में बात कर लीजिए आप, 15 से 20 तरह के खेती सब्जियां और धान और मतलब क्रॉप्स उगाए जाते हैं एक ही एरिया में। तो क्या वो डाइवर्सिफाइड नहीं है? तो आप उसको हटाना चाहते हैं। तो मतलब आप कौन सा मैसेज भेज रहे हैं? आप बोल रहे हैं ये करो, नहीं फिर बोलते वो करो, मतलब किसका फायदा हो रहा है इससे? आप किसको बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? तो एक तरह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात आती है, देश भर के किसानों की अमूमन एक यही शिकायत है कि धान और गेहूं को, दो तीन फसलों को ज्यादा ठीक ठाक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो मिलता है। और यही देश भर में 3 कृषि कानून का विरोध भी हो रहा है, और उसके साथ साथ उनकी चौथी मांग है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी उसकी दी जाए। जब एक तरफ देश भर में 3 कृषि कानून को लेकर नौवा महीना चल रहा है विरोध का, आंदोलन का, वहीं जब सरकार पाम ऑयल प्लांटेशन में एक एमएसपी जैसी व्यवस्था ले आती है, जिसमें कि जो 5 साल का इन्फ्लेशन है उसको भी ऑब्जॉर्ब करने की बात है, उसमें कहा गया है उसके बाद 14.3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जो रेट आएगा, एक तरह से सपोर्ट प्राइस देने की बात है ताकि वॉलेटिलिटी को ऑब्जॉर्ब किया जा सके। तो इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? वहां पे जो किसान हैं उनको क्या लग रहा है, कहीं भेदभाव हो रहा है? क्योंकि जो बाकी देश भर के किसान हैं, इस तरह की व्यवस्था को देखकर उनको जरूर लग रहा है कि यही व्यवस्था है जिसकी वो मांग कर रहे थे, और वो पाम ऑयल प्लांटेशन के केस में मिल रही है। देखिए, बात यह, अगर आपको लगता है कि भेदभाव हो रहा है, मतलब हमारे हक में कुछ हो रहा होगा, लेकिन ऐसे तो बात नहीं है। हमारे हक में तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो वातावरण चला जाएगा, हमारे जो फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे जो छोटे छोटे फार्मर्स है उनको तो हेल्प नहीं होगा। इससे किसको हेल्प होगा? कॉर्पोरेट सेक्टर को हेल्प होगा। और कॉर्पोरेट क्या करेंगे? वही पैसा लेके चंदा दे देंगे सरकार को। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात आती है, किसी को पता भी नहीं कौन किसको पैसा दे रहा है।
तो ठीक है, अगर वो जो भारत जो मतलब दूसरे हिंदुस्तान के दूसरे जो इलाके में जो कि फार्मर्स है जो प्रोटेस्ट करे 3 बिल का, हम भी प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए वहां में आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आती है, हमको भी परेशानी होगी उसे, क्योंकि जो हो रहा है अभी पाम प्लांटेशन ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत ही तो होना है, क्योंकि सिस्टम तो एक ही है, उसी के अंदर होना है, तो हमको भी बहुत परेशानी होगी इससे। फिर आप मान लीजिए कमोडिटीज का जो लिस्ट उन्होंने मतलब उसके बारे में अमेंडमेंट लाया, उनसे तो हमको भी परेशानी होगी, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि वहाँ जो हिंदुस्तान के जो बाकी के जो किसान है सिर्फ उनकी परेशानी हमारी भी है, लेकिन हो सकता है कि शायद हमारी आवाज छोटी है, लोग हमारी आवाज सुनते नहीं है। दूसरी बात ये भी है, मैं भी मानता हूँ कि हमारे यहाँ पे हमें और भी जागरूकता की जरूरत है। जागरूकता माने मतलब हमें ऑर्गेनाइज करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर ये होता है तो लोगों को पता चले कि नहीं यहाँ पे भी बहुत मुश्किल है। अब ये मत सोचिए कि खाली हमारे हक में ये हमको भी फायदा हो रहा है, इसलिए हमको फायदा नहीं हो रहा है, हम भी आपके साथ ही है, हमारी भी वही स्थिति है जो आपकी स्थिति है। एक और रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी कि असम के बॉर्डर कोलासिब डिस्ट्रिक्ट और त्रिपुरा के बॉर्डर में जो रेन्यूमरेटिव प्राइसेस हैं अपनी हार्वेस्ट के, अब वो वहां पर किसानों को नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि गोदरेज एग्रोवेट है या फिर पतंजलि की रुचि सोया है। ये वो कंपनियां हैं जो बड़े तौर पर पाम ऑयल तेल के लिए, एडिबल ऑयल के लिए निवेश कर रहे हैं। आप दर्शकों को बता दें कि पाम ऑयल जो है वो तमाम चीजों में इस्तेमाल होता है, जंक फूड हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी। तो जिस तरह से सरकार की जो लक्ष्य है, जो पाम ऑयल को बढ़ाना है, वो है अभी मौजूदा 3.70 लाख और हेक्टेयर में, और उसको बढ़ाकर 2025-26 तक 10 लाख हेक्टेयर और 2030 तक 16.7 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य सामने रखा है। अब मेरा पहला सवाल यही है कि रेन्यूमरेटिव प्राइसेस नहीं मिल रहे हैं इन इलाकों में, जो मैंने शुरू में बोला, असम के बॉर्डर कोलासिब डिस्ट्रिक्ट और त्रिपुरा बॉर्डर में ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए जो वो लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे किसानों की शिकायत है कि उनको अच्छे प्राइस नहीं मिल रहे। यहाँ पर सरकार ने जोर दिया है कि किसानों को नुकसान नहीं उठाने देंगे। जो जेस्टेशन पीरियड है उसके लिए भी, फ्रेश फ्रूट बंचेस के लिए जो भी प्राइस वोलेटिलिटी है उसका इंश्योरेंस प्राइस भी दिया जा रहा है। नए नए सीड गार्डन्स तैयार करने के लिए भी इंसेंटिव्स और प्राइस सब्सिडी दी जा रही है। तो तमाम तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं। दूसरी तरफ जो किसान हैं उनसे जो वायदा किया गया है उनको ठीक तरह के प्राइस नहीं मिल रहे ऑलरेडी जहां पर ये कल्टीवेशन हो रही है। आपको क्या लग रहा है कि आगे चलकर मुद्दा तो वही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसी व्यवस्था, सरकार अभी भी बोल रही है कि हम एमएसपी अनाउंस करते हैं, देते थे, देते हैं और देते रहेंगे, फिर भी ये मुद्दा है देश में। देखिए बात यह है कि जैसे आपने बताया कोलासिब जो आप मिजोरम में है, कोलासिब मिजोरम में है, तो मान लीजिए आपको अभी से आपको नहीं मिल रहा है रेन्यूमरेटेड प्राइस जो आपको मिलना चाहिए दाम। बाद में जाके क्या होगा, आप अगर ये 3 कानून लाते हैं उनमें एसडीएम का रोल बड़ा हो जाता है। एसडीएम क्या करेंगे, वो लाठी मार देंगे किसी किसान के ऊपर, जैसे हरियाणा में हो गया। तो क्या होगा इससे, तो बात तो वो है ना कि आप जब हो रहा है अभी भी काम नहीं कर रहा है, बाद में जिससे कैसे काम कर रहे हैं, जब इतना बड़ा एरिया बन जाएगा, जब इतने सारे फार्मर्स उसमें इकट्ठा हो जाएंगे, जब कौन उनकी बात सुनेगा। तो हमको देखना चाहिए कि आप जब अभी कर रहे हैं अभी भी काम नहीं कर रहे, तो बाद में तो काम तो होना बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से जो आपका एक्सपीरियंस है, देखिए अगर जैसे लोग देश भर के किसान कह रहे हैं कि आप कानून बना दो, तो बना दीजिए, दिक्कत क्या है ना, क्योंकि आप बोल रहे हैं हम देंगे, लेकिन अगर मान जब एपीएमसी को बर्बाद कर देते हैं, कहाँ जाके मिलेगा एमएसपी किसानों को। तो आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहे हैं, उसके बाद एमएसपी का तो कोई मूल्य नहीं रह जाता है। तो यही बात है कि हमको समझना है कि जो हमारे जो यहाँ के किसान है, जो कि उत्तर पूर्व के जो हिंदुस्तान के किसान है, उनकी सिचुएशन सेम है। तो हमको साथ में काम करना है, कि ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं हमको इनको फायदा मिलेगा, नहीं हमारी बात सुनिए, यहाँ पे भी आके देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। तो ऐसी ये मत सोचे कि हम ये हमारे फायदे के लिए है यहाँ पे। तो अब मेरा आखिरी प्रश्न यही है कि जो स्थिति है ग्राउंड पर, आपने अच्छे तरह से समझाया कि वहाँ के जो लोकल, जो ट्राइबल, जो छोटे सीमांत किसान हैं उनको किस तरह की दिक्कतें हैं जमीन पर। वो नहीं चाहते ऑयल पाम कल्टीवेशन। श्रीलंका जैसे और भी वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज ने इस पर रोक लगाई है। अब आप लोग की किस तरह की तैयारी है वहां पर, आप लोग किस तरह से अपनी आवाज इस अपने हक में बुलंद करेंगे, किस तरह की प्लानिंग है कि आपकी आवाज नीति निर्धारकों तक पहुंचे, और आपका क्या तर्क है?
देखिए हाँ, आवाज तो हम अभी से उठा रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया अगाथा संगमा, आपके जेम्स संगमा, फिर हमारे बहुत सारे जो हमारे लोकल लोग हैं, जो लोकल इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इंटेलिजेंसिया है, उन्होंने भी आवाज उठाई। फिर हमारे एक स्टूडेंट यूनियन है जिनका बहुत ग्रास रूट से बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है, उन्होंने भी आवाज उठाई इस बारे में। तो हमारे नेस्पास की तरफ से भी हम भी आवाज उठा रहे हैं। हम अभी रेजोल्यूशन पास करेंगे अपने यहाँ पे भी कि हम इसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके जो हमारे जो यहाँ पे जो किसान है उनको उनकी बात कि जो हमारी सरकार सुने, क्योंकि आप हमसे तो बात कीजिए। क्योंकि देखिए यूनियन गवर्नमेंट की जो बात करती है उनकी बात अलग बात है, शायद उनको नहीं पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन हमारे जो अपनी राज्य की सरकार है उनको हमसे बात करना चाहिए। और उनको तो बोल दिया है उनकी कोलिशन पार्टनर ने, उनके तो स्टूडेंट बॉडी ने बोल दिया है। हम बोल रहे हैं कि यहाँ ये मत कीजिए आप, इससे नुकसान हो सकता है। तो हम तो आने वाले दिनों में हम और कोशिश करेंगे इस मुद्दे को और उठाएं, अपनी आवाज को और बुलंद करें। अगर हो सके, अगर आपके मेनलैंड से यानी जो हिंदुस्तान से भी अगर कोई लोग हमारी मदद करें, मतलब आवाज उठाए, हमारे बारे में आवाज उठाए, क्योंकि शायद हमारी आवाज ना सुने। हो सकता है कि इनकी आवाज कौन सुनता है भाई, ये तो कहाँ नॉर्थ ईस्ट में कहाँ रहते हैं, कौन जानता है कौन है, किनको पता नहीं स्टेज कितने हैं यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी, आपके वहां से भी लोग आवाज उठाएं, ये समझे कि हम भी यहाँ किसान है, वो भी किसान है। उनकी जो परेशानी हमारी भी परेशानी है, वो भी स्मॉल मार्जिनल है, हम भी स्मॉल मार्जिनल है। उनकी भी गरीबी है, हमारी भी गरीबी है। तो हम हो सके तो हमें इकट्ठा काम करना है इस बारे में। तो हमारी यही कोशिश रहेगी आने वाले दिनों में कि जितना हो सके उस मुद्दा को हम और स्ट्रॉन्ग बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जो नीति निर्धारक जो भी इस चर्चा को देख रहे हैं, वो जो ग्राउंड की जो बात है निकल कर जो सामने आई है, नॉर्थ ईस्ट मेघालय खास तौर से यहाँ पर जो ये वॉइस इन्होंने जो अपनी बात रखी है उसको वो समझेंगे, और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उस पर भी तवज्जो दी जाएगी। और जैसे कि इन्होंने कहा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो किसान हैं, उनसे भी राय शुमारी की जाए, उनसे भी कंसल्टेशन ली जाए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और दर्शकों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर हिंद किसान को सब्सक्राइब करें और अपना साथ और अपना प्यार दें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। शुक्रिया, धन्यवाद।